हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं अक्टूबर महीने के असाइनमेंट आ चुका है। सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो लिंक में जा करके आप सबको मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप देखिए अक्टूबर महीने के कक्षा 10वीं के असाइनमेंट, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का सबसे बेस्ट आंसर ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर असाइनमेंट तीसरा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्रश्न पहला का उत्तर ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। अयस्क, दूसरा खनिज, तीसरा धातुमल, चौथा गालक। चलिए इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। सबसे बेस्ट आंसर पहला है अयस्क। अयस्क उन खनिजों को कहा जाता है जिसमें धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक ढंग से किया जाता है, जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में होती है, इसको हम लोग अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क Fe2O3 से किया जाता है। तो ये हो गया अयस्क के बारे में। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे कि इसका डिटेल वीडियो बनाइए तो मैं अलग से आप लोग को व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए लाइव क्लास ले लूंगा आप लोग को। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सेकेंड है खनिज धातुओं के वे यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन है। उदाहरण क्ले, अभ्रक आदि। तीसरा धातुमल, प्रगलन की प्रक्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर कम गलनांक वाले जो गलनीय पदार्थ बनाते हैं उसे धातुमल कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे के प्रगलन में कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 नामक धातुमल बनते हैं। चौथा गालक, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। ए अम्लीय गालक सिलिका SiO2, बोरेक्स Na2B4O7.10H2 आदि। बी क्षारीय गालक CaO तथा MgO आदि क्षारीय गालक है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी विषय की, सभी कक्षा की 10वीं हो, 12वीं हो, 9वीं या 11वीं का असाइनमेंट सभी माह का उत्तर प्राप्त करने हेतु हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। एवं आपको मिलेगा वार्षिक परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट IMP प्रश्न मिलेगी आपको। इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अभी तुरंत दबा दीजिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषय के असाइनमेंट का उत्तर लिंक है एवं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर गुरुजी की तरफ से आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। प्रश्न दूसरा, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो यहाँ पर पहला बिंदु आता है अयस्क का सांद्रण, और दूसरा आता है ऑक्साइड का धातु में अपचयन, और तीसरा है वात्य भट्ठी का नामांकित चित्र। चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। निम्नानुसार आपको उत्तर लिखना है। स्क्रीन को मैं बहुत ही आसानी से धीरे से चला रहा हूं ताकि आप उत्तर लिख सकें स्क्रीन रोक रोक करके। हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण, पहला बिंदु है अयस्क का सांद्रण। हेमेटाइट से अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क के सांद्रण की गुरुत्व पृथक्करण विधि तो अभी अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बिंदु आता है इसमें ऑक्साइड का धातु में अपचयन, प्रगलन किया जाता है। भर्जित अयस्क को कोक C तथा चूने के पत्थर CaCO3 के साथ मिला करके वात्य भट्ठी में प्रगलित करते हैं। जैसे जैसे चार्ज नीचे की ओर जाता है उसे भिन्न भिन्न तापक्रमों से होकर गुजारना पड़ता है। प्रारंभ में ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंत में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वात्य भट्ठी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। अपचयन का क्षेत्र, इस क्षेत्र का ताप 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार है। 2C + O2 = 2CO, CO + Fe2O3,
3O4 प्लस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Fe3O4, 3FeO प्लस CO2। इस तरह से आपको ये कार्बन से आपका आयरन स्पंजी लोहा प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आता है धातुमल क्षेत्र। इसका ताप 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है: CaCO3 CaO प्लस CO2, CaCO3 प्लस C, CaO प्लस 2CO, CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड इज इक्वल टू धातुमल कैल्शियम सिलिकेट। दहन तथा गलन क्षेत्र, इसका ताप 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस ताप पर स्पंजी आयरन पूर्ण रूप से पिघल जाता है। पिघला हुआ लोहा बचे हुए कार्बन से संतृप्त हो जाता है। धातुमल भारी होने के कारण नीचे एकत्रित हो जाता है। इसमें कुछ मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैंगनीज की अशुद्धियां होती है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। तीसरा होती है वात्य भट्ठी का चित्र यहाँ पर आपको बनाना है। तो ये है भर्जित अयस्क का चूना पत्थर। स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहेंगे, इसी चित्र को आपको अच्छे से बनाना है। ये चित्र है, जैसा मैं स्क्रीन पर अभी रोका हूं, यही चित्र को आप पूरी तरह से अच्छे से बनाइए। यहाँ पर 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नीचे 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नीचे 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर धातुमल, गर्म हवा, अग्निशह ईंटें, व्यर्थ गैस से पिघला हुआ लोहा, ये चित्र आप लोग को बनाना है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। धातु और अधातु में कोई चार अंतर लिखिए। तो उत्तर है धातु, फिर उसके एक तरफ है अधातु। तो यहाँ पर है धातु की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो धातु में पहला बिंदु आता है धातुएं आघात वर्धनीय होती है। अधातुएं भंगुर होती है, अर्थात पीटने पर वो फूट जाती है। दूसरा, धातुएं तन्य होती है, उसको पिघला करके तार बनाया जा सकते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती है। तीसरा, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तीसरा इसमें है अधातु में ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। चौथा, धातुएं कठोर होती है। अपवाद सोडियम, पोटेशियम, इसमें का चौथा हीरा को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती है। प्रश्न चौथा, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हो तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या चित्र सहित बनाइए। उत्तर, दो समतल दर्पण को निम्न चित्र अनुसार आपस में समकोण बनाते हुए रखा गया है। दर्पणों के बीच यदि एक सिक्का रखा जाए तो सिक्का का 3 प्रतिबिंब बनेगा। माना कि दर्पण पहला द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब O1 पर बनता है, इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब O2 पर बनता है, जो निम्नानुसार है। आप ध्यान से देखिए, ऐसी आप लोग को बनाना है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम टू सेम लिखना है और चित्र भी बनाना है। दर्पण पहला द्वारा दर्पण 2 का प्रतिबिंब दर्पण 1 के पीछे बनता है। यह दर्पण 2 का आभासी प्रतिबिंब है। यह आभासी दर्पण O1 पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब O3 पर बनाता है। इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा बने दर्पण 1 के आभासी प्रतिबिंब द्वारा आभासी वस्तु O2 का प्रतिबिंब भी O3 पर ही बनता है। अतः दो लंबवत दर्पणों के मध्य रखे किसी वस्तु के कुल 3 ही प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। कलाइडोस्कोप भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब दर्पणों को आपस में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 आदि कोण बनाते हैं संयोजित कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? जब दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़ा किया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आप अपने अवलोकन से पाएंगे प्रतिबिंब की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1। तो यहाँ पर आ जाएगा, यदि दोनों दर्पण के बीच 90 अंश का कोण है तो 360/θ-1 में अगर हम 90 भर दें तो यहां से 4 ऋण 1 बराबर 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 5वां, स्नेल का नियम लिखिए। अ में है, ब में है, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। उत्तर अ, स्नेल का नियम प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन थीटा तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन, तो यहाँ पर का जो अनुपात है स्थिर होता है। यदि I आपतन कोण तथा R आपतन अपवर्तन कोण हो तो स्थिरांक म्यू बराबर हो जाएगा साइन I अपन साइन R। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यही म्यू के जो मान आया हो स्थिरांक है, यही स्नेल का नियम है।
चलिए यहाँ पर विशेष सूचना प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी विषय की कक्षा 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं का असाइनमेंट सभी माह का उत्तर प्राप्त करने हेतु हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सारे आंसर का। आपको हमारी चैनल से मिलेगा वार्षिक परीक्षा में आने लायक सभी सुपर मोस्ट एमपी प्रश्न मिलेगी आपको। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषय के असाइनमेंट का उत्तर लिंक है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर गुरुजी की तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। उत्तर, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है। आभासी गहराई बराबर 75 सेंटीमीटर, माना कि ए म्यू डब्ल्यू बराबर पानी का पूर्णांक 1.33, जिसे हम 4/3 कहेंगे। हम जानते हैं कि ए म्यू डब्ल्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई तिर्यक गुणा कर देते ए म्यू डब्ल्यू गुणित आभासी गहराई। ए म्यू डब्ल्यू का मान है 4/3 गुणित 75। फिर उसके बाद हो जाएगा 4 गुणित 75/3, 75 को 3 से काट दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 25 चौक 100 सेंटीमीटर। मछली की सतह से वास्तविक गहराई 100 सेंटीमीटर हो जाती है। यही बेस्ट आंसर है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दिवाली। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।